दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं। उस स्ट्रैटेजी को यूज अगर आपने सही तरीके से किया, जैसे जैसे मैंने बताया, तो सीए इंटर बोथ ग्रुप के अंदर 6 पेपरों में आप हर पेपर में 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी सीए इंटर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। स्ट्रैटेजी का नाम बता दो। मैंने कहा दोस्तों, स्ट्रैटेजी का नाम है CPR स्ट्रैटेजी। और ये हम डिस्कस करेंगे किस रिस्पेक्ट में, तो मैंने कहा सर हम रिस्पेक्ट में करने वाले हैं सीए इंटर में कैसे लगाएं ये सीपीआर स्ट्रैटेजी। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं। और सर पहले हम समझते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें बहुत जरूरी होंगी समझ पाना। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि सर सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता है ना, स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता। स्ट्रैटेजी बना बना के हम थक जाते हैं और उसके बेसिस पर आप कभी पास नहीं हो पाएंगे। ये बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है। ठीक है सर, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम स्ट्रैटेजी प्लान तो बहुत बनाते हैं पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि आप ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में फेल हो रहे हैं, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो है हमारा कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। ठीक है ना, तो मोटिवेशन अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमें इस प्लान को, इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब सर एक्शन चाहिए, तो स्ट्रैटेजी को सक्सेस बनाने के लिए, है ना, तो फेल को सक्सेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सर? एक्शन चाहिए। और एक्शन के अंदर क्या होगा, तो मैंने कहा सर हमारा गोल्डन रूल, जिस स्ट्रैटेजी की मैं मेन बात आपसे करने जा रहा हूं, दैट इज माय CPR। C स्टैंड्स फॉर कंसेप्ट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको कंसेप्ट्स क्लैरिफाई करने हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो हमारा न्यू स्कीम का जो सीए इंटर का पेपर आने वाला है सर, हम जानते हैं क्योंकि उसमें MCQs पूछे जाएंगे और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है ना, और उस कंसेप्ट को एग्जाम के दिन तक हम याद रख पाए, इसलिए इसका रिवीजन भी जरूरी होगा, रिवीजन भी जरूरी होगा। तो ये सीपीआर स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है हर सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी में ही चलेगी या फिर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरी में भी कंसेप्ट होता है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी होती है। तो दोनों जगह ये सारी स्ट्रैटेजियां काम करने वाली हैं। ठीक है ना, चलिए सर आगे चलते हैं। अब आप हमें बताइए कि ग्रुप 1 के एक एक पेपर में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आइए हम ये देखें कि ग्रुप 1 में हमारे पास पेपर कौन कौन से हैं। तो सर सबसे पहला पेपर होगा हमारा P1 एडवांस अकाउंट्स। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेपर होने वाला है P2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। उसके बाद हमारे पास होने वाला है टैक्सेशन। टैक्सेशन में सेक्शन ए में हमारा DT आ जाता है और सेक्शन बी में हमारे पास IDT आ जाता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलूं ग्रुप 2 में, सर ग्रुप 2 में हम देख पा रहे हैं कि पेपर नंबर 4 होने वाला है हमारे पास कौन सा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहां पर पेपर नंबर 5 होगा ऑडिट एंड एथिक्स, एंड यहां पर होने वाला है FM एंड SM। ठीक है ना सर, ये बात तो हमें पता थी, बट स्टिल मैंने एक बार यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है कि कौन से ग्रुप में कौन से पेपर्स हैं और कौन से ग्रुप में कौन से पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके यहां पर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सर हमें 50 से 60 नंबर अगर हर पेपर में लाने हो तो कैसे होगा? दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? टारगेट। मैंने टारगेट पहले ही सेट किया हुआ है अपना। ठीक है ना, टारगेट पहले से सेट किया हुआ है, तो अपने दिमाग में टारगेट सेट होना चाहिए कि भाई हम यहां पर 16 मार्क्स तो मिनिमम लेकर आने वाले हैं और जो भी इसके आगे बढ़ेंगे वो एडिशनल बोनस हमें मिलने वाला है ना। चलिए कैसे मिलेगा बोनस? तो मैंने कहा सर सबसे पहले हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट? सर प्रायोरिटी चैप्टर हमारे पास जो पेपर नंबर 1 में है वो है मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक जरूर से करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत आसान है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बट आसान है। ठीक है ना, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक जो चैप्टर आएगा आपका, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना, बट सर नंबर देके जाने वाला है, बिग प्लस इजी का कॉम्बिनेशन है, बिग प्लस इजी का कॉम्बिनेशन है, और ये नंबर ना फ्री के देके जाता है। अगर आपने इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ लिया तो आपको कंसोलिडेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 10 के बाद आपको यहां पर चैप्टर नंबर 8 जिसमें रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग की बात की जा रही है, और चैप्टर नंबर 5 जिसमें एसेट बेस्ड अकाउंटिंग की बात की जा रही है, इस पे फोकस ज्यादा रखिएगा। और जहां आपने ये प्रायोरिटी चैप्टर्स कंप्लीट किए तो आपके पूरे के पूरे 50 से 60 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं। इसके बाद आप जो भी करेंगे वो आपके बोनस नंबर है।
ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर आपको मैंने पेपर नंबर 1 की तो स्ट्रैटेजी बता दी है, अब आपको मैं बताता हूं पेपर नंबर 2 में क्या करना है। तो पेपर नंबर 2 में देखिए, टारगेट पे फोकस रखेंगे दोस्तों सभी लोग। 60+ मार्क्स का टारगेट है यहाँ पे। किसी में भी हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट पास हो जाओ, नहीं, 60 मार्क एग्जामिशन तो मिनिमम लानी है अपने को, है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर पेपर नंबर 2 में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में सबसे पहले प्रायोरिटी चैप्टर आपका कौन सा होने वाला है सर? आपका मॉड्यूल नंबर 3 में, जो ये बहुत ईजी, वेरी ईजी एंड स्मॉल भी है, ठीक है ना, स्मॉल भी है, LLP, जर्नल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये 3 चैप्टर आपने किए, आपके यहां पर 10-15 नंबर इंश्योर हो गए, शॉर्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं सर। इसी मॉड्यूल नंबर 3 का एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा बच्चों को, बट ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, क्यों है सर ऐसा रीजन? आप कैसे कह सकते हो पेपर में पूछा जाता है? न्यू स्कीम का तो एक भी पेपर नहीं आया दोस्तों। इसका लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि फेमा पहले सीए फाइनल के लॉ के सिलेबस में हुआ करता था, अब आ चुका है सीए इंटर में, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है आईसीआई के पास कि वो यहां से क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अपने को उठाना है, ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसी तरह मॉड्यूल 2 जो आपके लॉ में अब दिखेगा आपको, वो पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, अब आ चुका है सीए इंटर में, ठीक है। तो प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो मॉड्यूल 1 कॉर्पोरेट लॉ का पहले करेंगे, मॉड्यूल 2 बाद में करेंगे। बट जब हम रिवीजन करेंगे, एग्जामिनेशन में आंसर लिखने की तैयारी कर रहे होंगे, तो मॉड्यूल 2 पहले कर लेंगे और मॉड्यूल 1 बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से भी आपके सीए इंटर के सिलेबस में था, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो रिपीट कर रहे हैं अपना अटेम्प्ट, उनको ये टॉपिक्स फैमिलियर लगेंगे, बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो वो इक्वली सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 1 भी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, मॉड्यूल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां दोस्तों हम लोगों ने समझा कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के अंदर मिनिमम 60 नंबर कैसे लाने हैं, है ना। मजा आ रहा है सर? हाँ सर। अच्छा, आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर ये जो आपने एडवांस अकाउंट्स का हमें बताया था ना सर, ये जो इसमें आप अगर सीपीआर स्ट्रैटेजी लगाओगे तो कैसे करना है? तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल या फिर आप जो भी बुक को रेफर कर रहे हैं उससे आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस का पॉइंट आता है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को लगती है। क्या लगती है सर? सबसे ज्यादा दिक्कत ये लगती है कि जो हम आरटीपी करते हैं सर, एमटीपी करते हैं, पास एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढते हैं, सर इसका कोई सोल्यूशन बता दो ना। तो मैंने कहा दोस्तों इसका भी एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? मैंने कहा सर ये हमारी ई स्कॉलर्स की जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 10 पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, सारी आरटीपीज यहां पर कवर्ड होती हैं, सारी एमटीपीज आपको यहां पर कवर्ड होती हैं, और स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन इस बुक के अंदर हमने कवर किया हुआ है। तो आप इसको ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर सोल्यूशन सारे हैं। अच्छा सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तो थ्योरी होती है ना सर, उसका क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर उसका भी सोल्यूशन है, वो है हमारी ई स्कॉलर्स की परफेक्ट रिवीजन बुक, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है? www.escholars.in पर जाना है और आपको वहां से ये किताबें ऑर्डर कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं सर। ग्रुप 1 के पेपर नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमें डीटी और आईडीटी की बातें करनी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको जीएसटी को फोकस करके 50 मार्क्स इंश्योर कर लेने हैं और उसके बाद ही आपको डीटी पे उतरना है, क्योंकि डीटी का जो सिलेबस आईसीआई ने सीए इंटर के सिलेबस में डाला है वो 50 मार्क्स के बजाय बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन में 50 मार्क्स वर्सेस द साइज ऑफ द सिलेबस वो बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट है, तो वो बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो रहा है डीटी का सिलेबस। तो हमें उसमें जाके खो नहीं जाना है, पहले जीएसटी को फटाफट से कर लेंगे और उसके बाद डीटी का हम पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर भी देखिए टारगेट मैंने क्या लिखा है सर, 50 से 60 मार्क का लिखा है। टारगेट पे ध्यान देना है सभी को, है ना। चलिए सर, आगे चल रहे हैं। अब हम ग्रुप 2 का जो पहला पेपर, या फिर मैं बोलूं पेपर नंबर 4, ठीक है ना, कौन सा है ये? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहां पर देखिए मैंने फिर से टारगेट आपको 50 से 60 मार्क्स का ही दिया है। कौन कौन से चैप्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं? तो मैंने कहा सर सबसे पहला चैप्टर है आपका मटेरियल, फिर आपका लेबर, फिर आपका ओवरहेड्स, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आता है एबीसी, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड बजटिंग, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो पहले उन्हीं को कीजिए, ठीक है। कॉस्टिंग में भी सबसे पहले उन्हीं को करना है जिसमें आप सबसे पहले 50 से 60 मार्क्स इंश्योर कर लें, उसके बाद जो भी आपने किया वो बोनस, ठीक है ना। तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनना है और मैं तो कहूंगा कि अभी भी वीडियो पॉज करके रजिस्टर पेन ले आए और फिर से सारी चीजें दोबारा लिख लें अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। अब हम आते हैं पेपर नंबर 5 के ऊपर। यहां पर ऑडिटिंग एंड एथिक्स में भी हम 50 से 60 मार्क्स को ही इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मॉड्यूल नंबर 2 का देखिए मैंने चैप्टर वाइज लिखा है, चैप्टर 11, 10, 8 एंड 9, ठीक है ना। इसके बाद आपको मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स देखने हैं सर? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, है ना। कौन कौन से हैं? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं ईच ऑफ द मॉड्यूल में। अब सर
किसी को ऐसा लगेगा कि सर कह रहे हैं यही चैप्टर करके जाने, मैंने कहा दोस्तों नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आपको प्रायोरिटी देनी है इन चैप्टर्स को, पहले इन चैप्टर्स को करिए, फिर उसके बाद जो बच रहा है सिलेबस वो कवर कीजिए, सो दैट आप इंश्योर कर पाएंगे मिनिमम 60 मार्क्स तो जरूर से, है ना। चलिए, तो दोस्तों बातों को गलत तरीके से नहीं समझना है, ठीक है। चलिए आइए, तो मैंने देखिए हर जगह प्रायोरिटी चैप्टर का हेडिंग डाला हुआ है। अब हम आते हैं पेपर नंबर 6, और यहां पर देखिए मैंने क्या टारगेट दिया आपको, 60 से 70 मार्क्स का टारगेट मैंने आपको दिया है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, सर एफएम और एसएम के अंदर ना बच्चे ये कहते हैं कि सर हम प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, और कुछ बच्चे वहीं कहते हैं नहीं नहीं सर हम तो थ्योरी में ज्यादा अच्छे हैं, थ्योरी हमें पहले करवाओ। तो मैंने दोनों तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बना के दी है। अगर केस 1 में आप प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे हैं तो आप एफएम पहले कीजिए, फिर आप एसएम पे जाएंगे। और अगर आप पहले एफएम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, उसके बाद पूरा एक सेट ये आपका करना है जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेजेस आ जाएगा, तो ये आपका सेट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको सबसे पहले वर्किंग कैपिटल करना है, मैनेजमेंट वाला चैप्टर जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब आपको डिविडेंड डिसीजन रेशियोज करना है। सर ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और 5 से 10 नंबर तो मिनिमम पूछता है ये रेशियो से, है ना। तो मैंने कहा सर क्यों छोड़ना, आसान है करके खत्म करो, बट आसान है इसलिए एकदम नीचे रखा हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले करके जाने, ठीक। चलिए, अच्छा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर मैं एसएम पहले करना चाहता हूं क्योंकि मेरा थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एसएम में सबसे पहले आपको पहले 3 जो चैप्टर दिए हुए हैं वो करने हैं, सो दैट आप मिनिमम 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 इंश्योर कर लेंगे। इसके बाद जब आप पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, जिससे आपको एडिशनल 10 नंबर मिल जाएंगे, तो यहां आपका 40 नंबर फिर से एसएम में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ना। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमने अपने पेपर नंबर 6 जो कि लास्ट पेपर था हमारा एफएमएसएम का, उसकी भी स्ट्रेटेजी समझ ली। और टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट मैंने यहां पर आपको 60 से 70 नंबर का रखा है। पेपर नंबर 6 आपका पूरा ग्रुप और पूरा का पूरा सीए इंटर भी निकालने में मदद करता है, तो यहां पर फोकस ज्यादा रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां दोस्तों हमने स्ट्रैटेजी समझी, सीपीआर स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है सब्जेक्ट वाइज, ये भी हम लोगों ने समझ ली है। अब मैं आपको फिर से समझाऊं कि अगर आप अभी भी चैलेंज में हैं कि सर कहां से हमें सपोर्ट मिलेगा, कहां से सीए इंटर की जो हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो कहां से मिलेंगे, तो मैंने कहा सर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज ई स्कॉलर्स, ठीक है ना। ग्रूमिंग एजुकेशन की www.escholars.in पर जो वेबसाइट है उस पर जाइए, अपने आपको सीए इंटर 3.0 कोर्स में एनरोल कीजिए, जहां आपको सर स्टडी मटेरियल तो मिलता ही मिलता है ना, उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, मैंने सर आपको मॉक टेस्ट का जो फीचर मिलता है इवैल्यूएशन के साथ, है ना, आपको पीपी बुक मिलती है। अच्छा सर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर थ्योरी में ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं, थ्योरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी सर हमारे पास एक सोल्यूशन है, दैट इज आवर वेरी वेरी वेल रिसर्च्ड PR बुक, दैट इज परफेक्ट रिवीजन बुक, ठीक है। आप इसको अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो को जरूर से अच्छे से देखेंगे एंड आप जरूर से इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से अप्लाई करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।